हेलो स्टूडेंट्स, हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला कि मास स्पेक्ट्रम की मदद से हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला किस प्रकार से डिटरमाइन कर सकते हैं। द मास स्पेक्ट्रम इज ए प्लॉट रिप्रेजेंटिंग द एम्बाई वैल्यूज ऑफ द वेरियस आयन parent as well as fragment ions against their corresponding relative abundance। जैसा कि हमें पता है मास स्पेक्ट्रम डिफरेंट डिफरेंट फ्रैगमेंट आयंस और पेरेंट आयंस की जो m/e वैल्यू है और उनकी रिलेटिव अबंडेंस उसके बीच का ग्राफ होता है। द पीक ऑन द एक्सट्रीम राइट दैट मीन्स पार्टिकल ऑफ हाइएस्ट मास corresponds to the molecular mass of the original molecule। तो इस प्लॉट में जो एक्सट्रीमली राइट साइड में जो पीक होती है वो उस मॉलिक्यूल ओरिजिनल मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के इक्विवेलेंट होती है, क्योंकि ये पार्टिकल का हाईएस्ट मास शो करती है। इन केस ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स the abundance of the parent ion peak is fair and it also gives m+1 peak, which is of 9.9% abundance compared to the parent peak। अगर हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के मास स्पेक्ट्रा की बात करें तो इसकी जो पेरेंट आयन पीक है वो बहुत ही फेयर होती है और उसकी अबंडेंस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसके साथ ही ये पेरेंट आयन पीक के साथ m+1 पोजीशन पर भी एक पीक आती है, जिसकी पेरेंट आयन पीक की तुलना में जो अबंडेंस होती है वो होती है 9.9%। कंसिडर दैट ए कंपाउंड फॉर्म्स पीक एट m/e वैल्यूज ऑफ 100, 85, 71, 57, 43 जिसकी की अबंडेंस है 100%। आपको यहाँ पर कुछ पीक्स दे रखी है और उनकी अबंडेंस और m/e वैल्यूज़ दे रखी है। तो हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो पीक्स हैं वो किस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की ओर हमें इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पर ये क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि इट इज़ ए स्ट्रेट चेन एल्केन, कि ये एक सीधी श्रृंखला वाली एल्केन है। बिकॉज फ्रेगमेंट पीक्स आर फॉर्म्ड 14 यूनिट्स अपार्ट, कि यहाँ पर जो फ्रेगमेंट आयंस की जो पीक आ रही है उनके बीच में 14 यूनिट का डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 100, उसके बाद आती है 85 पे, 85 के बाद 71, 71 के बाद में 57, 57 के बाद 43। तो यहाँ पर जो इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है वो कितनी यूनिट्स का आ रहा है? 14 यूनिट्स का। तो कार्बन चेन जैसे हम बात करें CH2, तो एक CH2 अगर वहाँ से निकलता है उस फ्रेगमेंट में से तो वहाँ पर डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 14 यूनिट्स का। तो यहाँ पर स्ट्रेट चेन एल्केन को ये इंडिकेट कर रहा है। इन केस ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ए पीक ड्यू टू C3H7+ इज मोस्ट अबंडेंट। स्ट्रेट चेन अगर हाइड्रोकार्बन है तो यहाँ पर C3H7 पर जो पीक आएगी C3H7+ फ्रेगमेंट की वजह से वो मोस्ट अबंडेंट पीक होगी और उसे हम कहेंगे बेस पीक, जो कि आती है 43 पे। तो यहाँ पर जो हमें m/e वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पर 43 जो m/e वैल्यू पर पीक आ रही है उसकी अबंडेंस 100% है, तो इसे हम कहते हैं बेस पीक। द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड। तो इस प्रकार से हम मास स्पेक्ट्रम की स्टडी करके किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को ऑब्टेन कर सकते हैं। इन केस एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स फ्रेगमेंट्स एज वेल एज पेरेंट पीक इन पेयर विच आर 2 यूनिट्स अपार्ट, देन यहाँ पर सेकंड मेथड बताया हुआ है कि किस प्रकार से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर फ्रेगमेंट आयन की बात करें या पेरेंट आयन पीक की बात करें, अगर वो पेयर्स में प्रेजेंट है और उनके बीच में 2 यूनिट का सेपरेशन है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है।
If the pair of peak are in the intensity ratio of 1:3, then it must be a chloro compound. अगर 2 यूनिट अपार्ट जो पीक्स आ रही हैं उनका रेशियो है 1:3, तो वहाँ पर क्लोरो कंपाउंड होने की पॉसिबिलिटी होगी. If the pair of peak appear in the intensity ratio of 1:1, अगर वो पीक्स 1:1 में है तो वहाँ पर ब्रोमो कंपाउंड होने की पॉसिबिलिटी होगी. आपको यहाँ पर एक मास स्पेक्ट्रम दिया हुआ है और हम इससे कंक्लूजन निकालेंगे कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा. लेट अस डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग मास स्पेक्ट्रा. यहाँ पर आपको M/E वैल्यूज़ दे रखी है और उन पर जो पीक्स आई हैं वो आपको शो की गई है और उसके साथ में रिलेटिव अबंडेंस दी गई है. और ये जो मास स्पेक्ट्रम है वो है इथाइल ब्रोमाइड का. और ये अगर अननोन है तो इसको हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे. तो आपको सबसे पहले तो हम बात करते हैं एज द पेयर ऑफ पीक्स आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी. यहाँ पर आपको 2 पीक्स हैं जो कि पेयर में आपको दिख रही है. जैसे फर्स्ट जो है वो है 7981 पे एज ए पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है और दूसरी है 108 और 110 पे. तो यहाँ पर ये दोनों जो पीक्स हैं वो पेयर में प्रेजेंट है और इनकी जो इंटेंसिटी रेशियो है वो भी 1:1 है. दोनों की इंटेंसिटी क्या है 1:1. और जब 1:1 होता है तो वहाँ पर ब्रोमो कंपाउंड होने की पॉसिबिलिटी होती है. तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये जो कंपाउंड है वो ब्रोमो कंटेनिंग कंपाउंड है. द आइसोटोप्स ऑफ ब्रोमीन आर 79 Br एंड 81 Br. और ये भी क्लियर हो गया ये जो पीक आ रही है 79 और 81 पर वो किसकी वजह से आ रही है ब्रोमीन के आइसोटोप की वजह से. द पेयर ऑन द एक्सट्रीम राइट कोरेस्पॉन्ड्स टू M+ एंड M+2 पीक्स. यहाँ पर राइट साइड में 2 पीक्स आ रही हैं M+ पोजीशन पर और M+2 पोजीशन पर. तो ये जो पीक्स हैं वो ये शो कर रही है कि इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो होगा C2H5Br. क्योंकि जब हम ब्रोमीन में C2H5 ऐड करेंगे तो हमें ये दोनों पीक्स ऑब्जर्व होगी. तो इस प्रकार से हम पीक्स के रेशो और उनके जो पैटर्न है उसे ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला क्या होगा. दूसरा एक फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर हो रहा है जब 29 M/E रेशो पर और इसकी अबंडेंस जो है वो है 100%. और ये क्या है यहाँ पर बेस पीक. और ये बेस पीक किस वजह से आ रही है ये बेस पीक आ रही है C2H5 की वजह से. ठीक है. अब हम बात करते हैं अदर केसेस की. उसमें एक आता है मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट. इन सम केसेस ए मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट आयन पीक गिव्स एन इम्पोर्टेंट क्लू इन द डिटरमाइनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड के कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनमें मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट पाया जाता है. वो उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के डिटरमिनेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट क्लू देता है. फॉर एग्जाम्पल all straight chain aldehyde containing a gamma hydrogen atom form a base peak at M/E44 called McLafferty rearrangement ion peak. कई एल्डिहाइड कंपाउंड्स हैं जिनकी गामा पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो वो बेस पीक के रूप में 44 M/E वैल्यू पर अपना एक पीक देते हैं जिसे कहा जाता है मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट आयन पीक. ऑल्सो इन एल्डिहाइड ए फेयरली अबंडेंट M+ पीक जिसे कि हम पेरेंट आयन पीक कहते हैं फॉलोज ए लेस अबंडेंट पीक. पेरेंट आयन पीक के साथ एक लेस अबंडेंट M+-1 पर भी एक पीक ऑब्जर्व होती है. लेट अस कंसिडर ए सिंपल मास स्पेक्ट्रम हैविंग M/E वैल्यूज 8, 72, 71, 44 जिसकी अबंडेंस है 100%. दैट मीन्स बेस पीक 43 एंड 29.
तो जैसा कि हम सबसे पहले बात करें अगर 44 की, M/E रेशियो 44 पे 100% अबंडेंस आ रही है, और ये किसकी वजह से आ रही है? मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट की वजह से, जो ये शो करता है कि ये एक स्ट्रेट चेन एल्डिहाइड है जो कि 72 पर एक पेरेंट आयन पीक देता है, और इसके साथ ही देता है एक लेस अबंडेंट पीक जो कि M+-1 पर ऑब्जर्व होती है, दैट मीन्स 71 M/E वैल्यू पर होती है। तो इस प्रकार से इस जो एल्डिहाइड कंपाउंड है उसका फॉर्मूला होगा CH3CH2CH2CHG। क्योंकि गामा पोजीशन पर हाइड्रोजन है, दैट मीन्स उसमें मिनिमम 4 कार्बन तो होंगे ही, जो कि 43 M/E वैल्यू से भी इंडिकेट हो रहा है कि एक एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन है और रिमेनिंग हाइड्रोकार्बन चेन के कार्बन है। अब हम बात करते हैं मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट की। इट इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन ऑफ गामा हाइड्रोजन एटम फॉलोड बाय द क्लीवेज ऑफ ए बीटा बॉन्ड। मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट का जो मेन फीचर है वो ये है कि इसमें बीटा बॉन्ड का क्लीवेज होता है। एल्डिहाइड या कीटोन किसी भी ग्रुप के जो बीटा पोजीशन है उस बॉन्ड का क्लीवेज होता है, और गामा हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है। तो ये इसका मेन की फीचर है। द रीअरेंजमेंट लीड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ न्यूट्रल molecule from aldehyde, ketones, amines, unsaturated compounds, substituted aromatic compounds, etc. और ये किस किस में पाया जा सकता है? एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन्स, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स और सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स में। और इस रीअरेंजमेंट की वजह से वहाँ पर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होता है। द रीअरेंजमेंट प्रोसीड्स थ्रू ए स्टेरिकली हिंडर्ड 6-membered ट्रांजिशन स्टेट। और ये रीअरेंजमेंट जब होता है तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि स्टेरिकली हिंडर्ड 6-membered रिंग के रूप में होती है। यहाँ पर हम एक कीटोन में मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट को शो किया गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक कीटोन है जिसकी अल्फा, बीटा और गामा पोजीशन पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ आ जाते हैं, और बीटा पोजीशन पर जो बॉन्ड है उसका क्लीवेज हो जाता है, और ये हाइड्रोजन मूव करके इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो एक 6-membered रिंग के रूप में होती है, और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट आयन। और यहाँ पर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है जो होता है CH डबल बॉन्ड CH2, या और जो भी कोई इससे सब्सटेंट जुड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रल मॉलिक्यूल डिसाइड होता है। अब हम इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल लेकर बात करते हैं। ब्यूटेनल में किस प्रकार से मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट होता है उसको आपको यहाँ पर डायग्राम में समझाया गया है। ब्यूटेनल है तो यहाँ पर क्या होगा, बीटा बॉन्ड का क्लीवेज होगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगी ऑक्सीजन से। तो जो मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट का जो आयन बनेगा वो हमेशा यही बनेगा, और इसका जो वैल्यू होती है M/E वो हमेशा 44 होती है, जो कि इसका मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट का स्पेसिफिक पीक है। और यहाँ पर इथिन मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है जो कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। सिमिलरली ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि कीटोन्स, एमीन्स, एल्कोहल्स, एस्टर्स, एसिड्स विच कंटेन ए गामा हाइड्रोजन एटम्स फॉर्म ए मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट आयन। तो जिन जिन में भी गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जिस भी फंक्शनल ग्रुप के साथ गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वहाँ पर मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज़ होती है। Thus the molecular formula of the unknown compound can be determined from the various fragment ion
एंड आल्सो द पेरेंट आयन ऑफ द मास स्पेक्ट्रम। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनमें कि मैक्लाफर्टी अरेंजमेंट पाया गया है, जैसे कि एल्किन में यहाँ पर शो किया गया है आपको, और दूसरा यहाँ पर एक कीटोन है उसमें भी आपको यहाँ पर मैक्लाफर्टी अरेंजमेंट शो किया गया है और किस प्रकार से यहाँ पर मैक्लाफर्टी अरेंजमेंट आयन बनता है।